Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार संपट। वेलकम टू यश संपट एजुकेटर। सो आज की जो तारीख है वो है 13 अक्टूबर 2022 एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस ओवर हियर। सो वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर डू नॉट यूज इंडियन कप सिरप वॉन्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर 66 बच्चों की डेथ हुई है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है यश कुमार संपट। यहां पर मैं बच्चों को, एस्पिरेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाता हूं। यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा यश संपट, यूट्यूब चैनल जो हमारा है, यहां पर आप डेली आपको नॉलेज गेन कर सकते हैं, दैट इज यश संपट एजुकेटर ओवर हियर। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो इन माई इंस्टा ID, दैट इज कॉल्ड यश संपट ऑफिशियल ओवर हियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल के यानी कि टुमारो जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे 14 अक्टूबर का, उसमें मैं आपको यहां पर आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर आप अपने हिसाब से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोशिश करेंगे MCQ सॉल्व करने की विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है पैटर्न समझने में भी। ठीक है, सो एज पर द रिसेंट डेटा, व्हाट इज द CPI, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया। तो यहां पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 6.25%, 7.2%, 7.41% या 7.91%। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने यहां पर उसको निकाला है। ठीक है, आमिर खान keeps a low profile as he spotted in Mumbai amid new ad controversy, see photo over here। ठीक है, तो यहां पर आमिर खान जी ने एक AU फाइनेंस बैंक की एक एडवर्टाइजमेंट की थी। यहां पर अगर आप उसका वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, जो काफी तक ट्रेंडिंग चला था, और वहां पर एक कंट्रोवर्सी निकल कर आई है कि जो हमारी रीति रिवाज है उसको यहां पर चेंज करने की यहां पर कोशिश की गई है, ऐसा यहां पर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है। ठीक है, सो विवेक बहुत सारे ऐसे आर्टिकल के अंदर भी यहाँ पर इसका जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स जो थे, बहुत सारे हेडलाइंस के अंदर इसको दिखाया गया था। ठीक है, तो विवेक अग्निहोत्री ऑन आमिर खान, कैरा अडवाणी एड स्लैम्ड फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ऐसी बकवास करते हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली जो एडवर्टाइजमेंट थी वो किस कंपनी की थी, यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की एडवर्टाइजमेंट थी। तो इस अगर वीडियो अच्छी तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंटल है किस तरीके से हार्म हुए हैं, यहां पर लोगों के सेंटिमेंटल किस तरीके से हार्म हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पहला कदम कौन रखेगा, यहां पर जो रिलीजियस जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उसकी जगह अगर देखा जाए तो लड़कियां शादी के बाद ससुराल में जाती है और पहला कदम वहां पर रखती है। ठीक है, तो यहां पर इन भाई साहब को घर जमाई के रूप में यहां पर दिखाया गया है और वो पहला कदम रख रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर विज्ञापन के अंदर घर जमाई बने आमिर खान ने विवाह के बाद नववधु के बदले प्रथम स्वयं किया गृह प्रवेश, इसकी वजह से यहां पर एक कंट्रोवर्शियल न्यूज बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर आप लोगों को जो UPSC एग्जामिनेशन के हिसाब से सोसाइटी को भी समझना है, सोसाइटी के अंदर जो सेंटिमेंट्स है उसको भी अच्छी तरीके से समझकर चलना है, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन दी रिलीजियस हार्मनी ओवर हियर। इज इट क्लियर? सो यहां पर जो पहला आर्टिकल निकल कर आता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, आज की जो डेट है वो है 13 अक्टूबर, जो कि आज है थर्सडे। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो आर्टिकल निकल कर आया है वो आर्टिकल जो है GS पेपर 3 इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.41% हायर सिंस अप्रैल। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें कि जैन 2021 के अंदर ये देखिए 6 से ज्यादा है। ठीक है, और सितंबर 2022 के अंदर 7.41 तक यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.41% इन सितंबर फ्रॉम 7% इन अगस्त। ठीक है, तो जो कि यहां पर 7% तो जो था अगस्त के अंदर ही था,
पर सितंबर जब भी यहाँ पर खत्म होने आया था तभी यहाँ पर जो डेटा निकल कर आया उसमें यहाँ पर 7.41% दिखाया गया। ठीक है, तो ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आरबीआई ने जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर तय कर रखी है जो 6% के करीब है, जो 9th कंसेक्यूटिव मंथ के तौर पर यहाँ पर सामने आता था उससे ये ज्यादा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। तो अगर देखा जाए तो कि इन्फ्लेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है एक्चुअली इन्फ्लेशन की जो एक सेफ लिमिट दी गई थी वो है 2% से लेकर 6% के करीब। ठीक है, तो यहां पर 2% से लेकर 6% के करीब अगर यहां पर रहता है कोई भी इन्फ्लेशन तो वो झेल पाते हैं हम लोग, या ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज वी कैन से दैट एक्सेप्टेबल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो 2% to 6% दैट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। पर यहां पर अगर मैं कहूं कि 6% से भी अगर ज्यादा हो जाता है तो भी ये चीज हमारे लिए दिक्कत वाली है, और 2% से भी अगर कम हो जाता है तो भी ये चीज हमारे लिए दिक्कत वाली मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझनी है कि 2% से 6% की जो वैल्यू है दैट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर 2% से नीचे अगर कोई चीज जाती है इन्फ्लेशन के अंदर या तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, ये चीज समझ लेना। ठीक है, 2% के करीब करीब अगर ये आंकड़ा अगर चला जाए तो उसको हम लोग डिफ्लेशन के तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन जो है ये भी हमारे कंट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट लेकर भी सामने आता है, और 6% से अगर ज्यादा हुआ तो भी हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये चीज आप लोगों को समझनी है। सो रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू 5-month हाई ऑफ 7.41% इन सितंबर, फॉर 7% इन द अगस्त ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। पर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले समझ लेते हैं कि सीपीआई जो हम लोग कह रहे हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो दोस्तों उसी के ऊपर ये क्वेश्चन जो था यहां पर मैंने आपको बताया सीपीआई बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। गाइस प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो मैं समझाऊंगा उसमें आपका आंसर आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इन्फ्लेशन के अंदर अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक डेटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू यहां पर इसको रिलीज किया जाता है सीपीआई को। ठीक है, तो ये जो सीपीआई है दैट इज नथिंग बट दैट इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बायर। जो भी रिटेलर है, जो भी रिटेल बायर है, उसके पर्सपेक्टिव से जो भी प्राइस चेंजेस होती है तो दैट इज काउंटेड एज अ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर सीपीआई किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? सो दैट इज अ डिफरेंस इन द प्राइस। ओके, कमोडिटी एंड सर्विसेज के अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि कोई फूड के अंदर है, मेडिकल केयर के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, तो जो भी चीजें हैं वहां पर इंडियन जो है हमारे वो कंज्यूम करते हैं एंड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर यूज। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो है कुछ चीजें कंज्यूम करते हैं और उस चीज को बाय करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से सीपीआई तय होता है। ठीक है, यहां पर सीपीआई जो है सेवरल सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस, तो कई ऐसे जो आइटम्स हैं जैसे कि फूड बेवरेजेस है, फ्यूल एंड लाइट है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग है, बीडिंग एंड फुटवियर है, तो वहां पर भी सीपीआई हमें लगता है। ठीक है, अगर मैं सीपीआई की अगर एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन डीपीआई जिसको कहते हैं, जहां पर डिमांड सबसे ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पर डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहां पर प्राइस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मैं सीपीआई के टाइप्स के बारे में बात करूं तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई अलग होता है, आईडब्ल्यू, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए भी सीपीआई अलग होता है, रूरल लेबरर के लिए भी सीपीआई अलग होता है, अर्बन, रूरल और कंबाइन रीजन के लिए भी सीपीआई अलग माना जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। साथ ही साथ यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे के पहले जो 3 है, ठीक है, फर्स्ट 3 यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दैट इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड जो चौथा जो निकल कर आता है जो एनएसओ के थ्रू, ठीक है, एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर कंपाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप लोगों को समझनी है। गाइज मैं यहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। प्लीज गाइज इसका नोट्स यहां पर आप बनाते चलिए जाइए
चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजें देखने को मिलेगी, 360 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, सो प्लीज गाइज नोट्स बनाते जाइएगा। आगे बात करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या है। ठीक है, जब भी गुड्स और सोल्ड एंड ट्रेडेड, ठीक है, तो उसके प्राइसेस के अंदर अगर चीजें चेंज होती है, ठीक है, होलसेल मार्केट के अंदर अगर प्राइस चीजें चेंज होती है तो वहां पर WPI लगता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स लगता है, जो कि होलसेल का मतलब होता है कि चीजें आप बल्क में ले रहे हो। ठीक है, एंड इन द बल्क, तो अगर आपने कोई गुड्स बेचा है बल्क में या उसका बल्क में ट्रेडिंग किया है और उसके प्राइसेस के अंदर अगर चेंजेस देखने को मिल सकता है, सो दैट इज कॉल्ड द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर? सो बाय होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां पर इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना है। एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है इन्फ्लेशन इंडिकेटर के तौर पर भारत के अंदर। ठीक है, एंड अगर मैं यहां पर जनरल पब्लिक के बारे में बात करूं, ठीक है, सो मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज दैट द जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट्स एट होलसेल प्राइस। ठीक है, यहां पर जनरल पब्लिक में एक पर्टिकुलर तबके की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझना, मैं एक जनरल पब्लिक के बारे में बात करूंगा। अगर समझो कि मुझे अगर मिल्क चाहिए तो मुझे एक दिन के लिए मिल्क चाहिए ना। अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है तो मुझे पर्टिकुलर एक दिन के लिए ही चीज चाहिए, एक दिन के लिए कंज्यूम करने के लिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं एक पॉलीथीन लेके आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉलीथीन लेके आऊंगा। ठीक है, पर मैं 60 पॉलीथीन कलेक्ट कर नहीं रखूंगा। ठीक है, ये चीज भी है। तो जनरल पब्लिक जो है होलसेल प्राइस के ऊपर वो चीजें परचेज नहीं करती है। अगर आप व्यापारी है, अगर आप बिजनेसमैन है तो बात अलग है, पर यहां पर बात हो रही है जनरल पब्लिक की, नॉट द स्पेसिफिक पब्लिक। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा इस इंडेक्स का इसलिए होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो होलसेल प्राइस के तौर पर सारी चीजें नहीं खरीदते हैं और सारे लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको रिवाइज किया गया था 2004-5 के दौरान, उसके बाद 2011 से 12 के अंदर और उसके बाद 2017 के अंदर। ठीक है, सो ऑल ओवर इन इंडिया WPI हैज बीन रिवाइज्ड ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों निकल कर आता है वो है होम मिनिस्टर टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स ऑन October 16। तो यहाँ पर जो एक कंट्रोवर्सी चली थी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इस आर्टिकल को समझ सकते हैं कि हिंदी वर्जन के अंदर भी यहाँ पर होम मिनिस्टर ने इस चीज को लॉन्च किया है। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी आया था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सितंबर महीने के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल गाइस, that is not important over here, this kind of the article, but this kind of the article is very much important regarding the GS पेपर 3 environment से ये आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्लैंडर लॉवरीज सेंचुरी। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है कि इन द फर्स्ट इन द कंट्री द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे नोटिफाइड द कादुवुर स्लैंडर लॉरीज सेंचुरी कवरिंग 11,806 हेक्टर्स इन करोरूर एंड दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट। ये चीज याद रखिएगा, दिंदीगुल एंड करोरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको यहां पर 11,806 हेक्टर के अंदर इस सेंचुरी को बनाया जाएगा। और इस सेंचुरी कहां पर होगी? ये तमिलनाडु के अंदर होगी। और ये जो है यहां पर क्या नोटिफाई करती है? कादुवुर स्लैंडर लॉरी सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। तो यहां पर आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों को याद रखना है कि जो स्लैंडर लॉरी स्पीसीज है वो एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, सो विच आर स्मॉल नॉक्ट्रिनल मैमल्स आर आर्बोरल एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन द ट्रीज ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा वो ट्रीज के ऊपर ही अपनी जो लाइफ है स्पेंड करते हैं। यहां पर बायोलॉजिकल प्रिडेक्टर जो है वो पेस्ट जो से निकल कर आते हैं या एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर क्रॉप जो है एंड बेनिफिट्स जो है फार्मर के लिए, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर जो भी कीट जो होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, उसको ये खा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। पर अभी इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्पीसीज है काफ़ी हद तक एक डेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर मानी जा सकती है। ठीक है, तो उसके हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए भी यहाँ पर बात की गई है, उसके थ्रेट्स जो है उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है, उसका कंजर्वेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और इकोसिस्टम को हम लोग किस तरीके से संभाल सकते हैं, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि ये स्पीसीज जो है वो एक्चुअली दिखता कैसा है, और यहाँ पर जो उसकी रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ये स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि तमिलनाडु के कादावूर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने डिमांड किया है कि तमिलनाडु के कादावूर फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक होनी चाहिए जो यहाँ पर स्लेंडर लॉरिस को यहाँ पर कंजर्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंसस जब भी कंडक्ट हुआ था 2016-17 के दौरान, तो यहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन गिनी गई थी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, वो 3500 के करीब करीब लॉरिस की गिनी गई थी इन दी करूर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझना है। पर अगर मैं इस स्लेंडर लॉरिस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये एक समझ लीजिए कि ये एक नेटिव टू इंडिया, ठीक है, और इंडिया के करीब करीब और श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्लेंडर लॉरिस जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी जो लाइफ जो है ट्री के ऊपर ही बैठ कर बिताते हैं। यहाँ पर वो बहुत दूर दूर तक ये ट्रैवलिंग करते हैं एंड द टॉप ऑफ द ब्रांचेस विद द स्लो एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि वो ब्रांचेस के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, और ये खाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो कि रेप्टाइल्स खा लेते हैं, प्लांट जो है, शूट्स जो है, इंसेक्ट्स जो है, फ्रूट जो है, मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इन द जनरल लैंग्वेज कि वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, रेप्टाइल्स भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके हैबिटेट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है सबसे ज्यादा जो फाउंड किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर, स्क्रब फॉरेस्ट एरिया के अंदर, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया के अंदर और स्वैम्प एरिया के अंदर इसको पाया जाता है। यहाँ पर ये दो तरीके के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसके अंदर आता है रेड स्लेंडर लॉरिस एंड ग्रे स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। तो पहली चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इलीगल स्मगलिंग, ये एक आप लोगों को याद रखना है कि इस तरीके के एनिमल्स का यहाँ पर स्मगलिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई डिमांड ओवर हियर। एंड हैबिटेट लॉस, इलेक्ट्रोक्यूजन ऑफ द लाइव वायर्स एंड रोड एक्सीडेंट की वजह से भी यहाँ पर उसकी डेथ होती है कि आए दिन अभी हमारा जो रोड डेवलपमेंट है वो जंगलों के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जंगलों के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रोड क्रॉस करते हुए आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी कभी कभार वो रोड एक्सीडेंट के अंदर या तो ऐसे ही ये पेड़ के ऊपर रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वायर केबल जा रहा है तो उस वायर केबल को अगर टच कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से यहाँ पर उसकी लॉस हो सकती है लाइफ। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे से जो थ्रेट्स का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा ये गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी उन लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, और जब भी यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कहता है कि इस तरीके के एनिमल अगर आपको रोड के ऊपर दिख जाए तो थोड़ी बहुत अपनी स्पीड जो है कम कर दीजिएगा रोड के दौरान, तो यहाँ पर वो एनिमल जो है आराम से अपना जो है रास्ता क्रॉस कर सके और उसको भी डैमेज ना हो और आपको भी डैमेज ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। जैसे मैंने कहा कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इसको लाया गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 शेड्यूल 1 के हिसाब से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अपेंडिक्स 2 के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि कदावूर रिजर्व फॉरेस्ट जो है तो एक्चुअली कहाँ पर है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लोकेशन दिया गया है वो तमिलनाडु के अंदर दिया गया है, करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, विथ अ फॉरेस्ट एरिया ऑफ द अराउंड 6000 हेक्टेयर ओवर हियर। ठीक है, एंड द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द हिल्स एंड डेंस ड्राई एरियाज। तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो काफी हद तक हिली एरिया में है, डेंस ड्राई एरिया के अंदर ये पाया जाता है। 6000 हेक्टेयर के अंदर इस फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जहां पर इंडियन बिसॉन, स्पॉटेड डियर, माउस डियर, स्लेंडर लॉरिस, जैकल, मंगूज, ब्लैक नैप्ड हेयर, वाइल्ड बॉर, पोर्क्यूपाइन, मॉनिटर, लिजार्ड, पेंगोलिन, मंकीज, पाइथन्स, बहुत सारे स्पीसीज जो है यहाँ पर इस फॉरेस्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान
चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल जो निकल कर आता है वो दोस्तों एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी से निकल कर आता है, पर उससे पहले हम लोग एक एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन के अंदर कॉलेजियन सिस्टम के बारे में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पर बात कहा है, ठीक है। तो श्रीराम पंचू जो एक सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है और यहाँ पर कहा है कि कॉलेजियन सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉलेजियन सिस्टम किसके लिए होता है। तो कॉलेजियन सिस्टम एक्चुअली यहाँ पर जब भी अपॉइंटमेंट करना होता है सीजीआई का, तो यहाँ पर एक 5 मेंबर की कमेटी बैठती है और उसके बाद यहाँ पर कॉलेजियन सिस्टम जो है यहाँ पर रिकमेंड करती है कि कौन एडवाइस करती है कि कौन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सीजेआई बनेगा, ठीक है। तो अभी के जो सीजेआई है वो है यूयू ललित जी, ठीक है, ललित जी, ठीक है। यूयू ललित जी जो है हमारे सीएम है, सीजीआई है, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पर अभी यहाँ पर उन्होंने एक नाम रिकमेंडेड किया है जिनका नाम आप लोगों ने कल ही सुना था, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब को यहाँ पर रिकमेंडेशन में लाए हैं यूयू ललित जी, तो कि जो नेक्स्ट सीजीआई की कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलेजियन सिस्टम है, ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो लॉ मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे, बाद में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे, प्रेसिडेंट साहब बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है उसकी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। सो वंस अगेन द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन द न्यूज एंड वंस अगेन फॉर द wrong reason. This time it is because of the difficulty that its 5 judges have in getting together for one meeting. The Chief Justice of India, Justice UU Lalit ji, assumed office on 27th August 2022. He has a short tenure and demits office on 8 November 2022. तो यहाँ पर जैसे अभी कौन सा चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर और उसके बाद आता है नवंबर, ठीक है। तो नवंबर तक का ही उनके पास टाइम है और यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है कि जो जो मीटिंग करनी थी पर वो मीटिंग यहाँ पर पोस्टपोन करते 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 बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो यहाँ पर 27 अगस्त के हिसाब से 27 अगस्त 2022 जो 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक है, तो उसके पहले से ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है, पर फिर भी 8 नवंबर के बाद यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो संभाली जाएगी डीवाई चंद्रचूड़ साहब के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई थी। तो यहाँ पर जो 5 कंस्टिट्यूएंट बेंचेस बैठी थी, तो उसमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैटर थी, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैटर्स कही जा सकती है, तो यहाँ पर उसकी जो बैक बर्नर जो है वो भी यहाँ पर बाद में डिस्कस की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा है। जो 6 वैकेंसीज थी एपेक्स कोर्ट के अंदर, CGI ऑल्सो टेक्स इट ओपन himself to fill the 6 vacancies in the apex court over here. तो यहाँ पर जो कॉलेजियन सिस्टम है, ठीक है, उसको कंटेम्पलेटेड किया गया है उस प्रोसीजर को, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है ऑन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ 1999, ठीक है। तो ये जो मीटिंग थी 26 सितंबर में होने वाली थी, पर बाद में यहाँ पर 5 मेंबर में कॉलेजियम के तौर पर ये जो प्रेजेंट थे, पर बाद में इसको डिसाइड किया गया अफर्मेटिवली कि यहाँ पर जस्टिस दीपंकर दत्ता, नाउ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, वो एक कैंडिडेट रहेंगे। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होगी और उसके बाद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 1 लॉयर प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके साथ यहाँ पर 4 चीज़ें डिस्कस होगी। जो ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते 30 सितंबर तक पहुँची थी, पर अभी कहा गया कि अभी जो नए जज आएंगे, नेक्स्ट CG आएंगे, वही इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंस द मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड एज द स्केड्यूल्ड ओवर हियर, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर श्रीराम पंचू जी ने यहाँ पर बात किया है, ठीक है। तो कॉलेजियन सिस्टम जो है गाइस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, तो उसको अच्छी तरीके से आप लोग रीड आउट कीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल के तौर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल एक एनवायरमेंट से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं कि वी नीड अ फॉरेस्ट लीड COP27, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि COP26 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए COP26 जो
है ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई थी, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल जो है वो जेम्स एंड संगमा एंड इराम मिर्जा ने लिखा है। ठीक है, इराम मिर्जा जो एक एडवाइजर है गवर्नमेंट के अंदर, जो इम्पैक्ट प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट की जो एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, वहां पर वो एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। और जेम्स जो है वो एक मिनिस्टर ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर वो काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और यहाँ पर आप लोगों को ये नाम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि जो कि यहाँ पर कहा गया है कि यू हैव टू ऑल्सो बैलेंस बिटवीन दी एनवायरमेंट विथ दी टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच में यहाँ पर आपको बैलेंस करना होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सितंबर महीने के अंदर जो एक स्टडी पब्लिश किया गया था, उसके अंदर यहाँ पर जनरल साइंस सेड अर्थ में हैव ऑलरेडी पास्ड थ्रू 5 डेंजरस टाइपिंग पॉइंट्स ड्यू टू दी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल हीटिंग को यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पहले पेट्रोल डीजल की कार अभी भी यूज़ कर रहे हैं, पर अभी हमारा विजन क्या है, ई इलेक्ट्रिक कार का विजन है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग सोलर पैनल को लगा रहे हैं, हम लोग सोलर रूफटॉप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। तो टेक्नोलॉजी तो एनहांस हो ही रही है, पर क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी एनहांस करने से हम लोग जो है एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को एनहांस करने से, टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करने से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते। यहाँ पर हमें न्यू टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र करना ही है, पर साथ ही साथ हमें अपने जंगलों को, हमें अपने जो पेड़ पौधे हैं उसके एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर कंजर्व करना है। वी हैव टू ऑल्सो द कंजर्विंग द नेचुरल थिंग्स। ओके, तो IPCC लैंड रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट लैंड सर्व्स एज अ लार्ज CO2 सिंक। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास लैंड होगी, हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास पेड़ पौधे होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा एक वही चीज़ है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। ठीक है, प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट वी हैव टू ऑल्सो कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज इज ओवर हियर। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। उसकी वजह से अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को नेचुरल सिंक के तौर पर, अगर कंजर्व करने के तौर पर अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं उसके अंदर, तो इकोसिस्टम को हम लोग बचा सकते हैं। इकोसिस्टम को हम लोग डेंजर होने से, डैमेज होने से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि टेक्नोलॉजी जो है वो इनोवेशन भी हो सकती है। उसके अंदर यहाँ पर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर भी बनाई जा सकती है, पर आपका पर्पस क्या है वो भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, पर्पस से साथ ही साथ आपके एनवायरमेंटल बैलेंस के साथ टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना है और इनोवेट करना है और एनहांस करना है। ठीक है, तो आगे जाकर ही हम लोग अपने क्लाइमेट को बचा सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है और COP27 के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल जो निकल कर आता है, जैसे मैंने कहा कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर आता है, उससे पहले ये चीज़ एक देख लेते हैं। जब भी आप UPSC का जो हिस्ट्री टॉपिक पढ़ते हैं तभी आप लोगों ने चोला एम्पायर पढ़ा होगा। तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर इन दी साउथ इंडिया। ठीक है, अगर साउथ इंडिया को अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, तो चोला एम्पायर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, सो द ग्रैंडियर ऑफ द चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन दी साउथ इंडिया। तो उसके जो टेम्पल्स है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो एक शिल्प के अंदर से पूरे के पूरे घड़े जाते हैं, एक पत्थर से बनाए जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग छोटा सा एक आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिए और एक बार रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, पर अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान, जो जब से मैं बात कर रहा हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी हद तक रिलेट करता है, उसको याद रख लीजिएगा। ये आर्टिकल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्पाइट सेटबैक, इंडिया UK ऑफिशियल्स होप टू कंक्लूड टॉक्स ऑन ट्रेड पैक्ट सून। ठीक है,
तो दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है, तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि यह है हमारा प्यारा सा भारत। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत दिखाऊं तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसको थोड़ा जूम करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। सो दैट इज़ अ यूनाइटेड किंगडम ओवर हियर। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये जो राउंड सर्कल के अंदर जो भी इंक्लूड है 4 पोर्शन वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, 4 पोर्शन जो इंक्लूड है वो यूके के अंदर आता है। ठीक है, अगर मैं येलो की बात करूँ 4 पोर्शन इन द यूके, ठीक है, जो कि रेड पोर्शन में है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बात करूँ येलो पोर्शन के अंदर जो है वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। तो 3 पोर्शन जो है वो किसके हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ठीक है, जो येलो पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा, और ये पूरा का पूरा जितना यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर आता है। ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर आता है। तो ये चीज़ एक आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो इंडिया और यूके ने एक फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लॉन्च किया है रिगार्डिंग दी नेगोशिएशंस। ओके, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो है वो 2022 के एंडिंग तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहां पर दोनों कंट्रीज जो है, ठीक है, आर कंटेम्पलेटिंग आर एन इंटरिम फ्री ट्रेड एरिया व्हिच विल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द टैरिफ्स ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स। तो दोस्तों अगर मैं ऐसा कहूं, एक सिंपल लॉजिक जो हम देसी लॉजिक कहते हैं उसके साथ अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपके पास से कोई चीज परचेस करता हूं, ठीक है, तो एक बार मैंने परचेस किया तो ठीक है कि आप उसका उतना दाम लगाएंगे। ठीक है, पर मैं हर रोज वही चीज आपसे परचेस कर रहा हूं, ठीक है, पर मुझे इन्वेंट्री नहीं करनी, पर मुझे हर रोज वो चीज आपसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई थिंग्स है, कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी उसके अंदर जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यहां पर नेगोशिएशन के साथ आप मुझे उसका प्राइस कम कर देंगे, यानी कि कुछ टैरिफ जो है वो मुझे कम कर देंगे या तो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब ही यही है कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगते थे उसके ऊपर वो रिड्यूस हो जाए या तो डिस्ट्रॉय हो जाए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी यहां पर उस एग्रीमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर यही चीज है कि अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट टू लोअर टैरिफ्स ऑन अ स्मॉल सेट ऑफ द गुड्स अपार्ट फ्रॉम द ईजिंग रूल्स ऑफ अ सिलेक्ट सर्विसेज। इज इट क्लियर? तो ये एक सेंसिटिव इश्यू को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट दिस पर्टिकुलर एग्री टू अवॉइड सेंसिटिव इश्यूज एंड फोकस ऑन द एरियाज वेयर देयर इज मोर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। डेयरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो काफ़ी हद तक सेंसिटिव सेक्टर माने जाते हैं इंडिया के तौर पर। ठीक है, जहाँ पर ट्रेड की बात की जा सकती है। इज इट क्लियर? तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसका एक डबलिंग टारगेट के तौर पर ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जो है वो सामने लेकर आते हैं 2030 तक। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट के बारे में ये चीज यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अभी हम लोग बात करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है जो बैरियर्स हैं, जो टैरिफ है वो रिड्यूस हो जाए या तो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द नेगोशिएशन। ओके, सो इट इज अ पैक्ट बिटवीन 2 और मोर नेशंस टू रिड्यूस द बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओवर हियर। इज इट क्लियर? तो यहां पर फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें आती हैं? सो गुड्स एंड सर्विस कैन बी बॉट एंड सोल्ड ओवर हियर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड विथ लिटिल और द नो गवर्नमेंट टैरिफ। ठीक है, थोड़ा सा लिया जा सकता है, या तो रिड्यूस या तो उसको डिस्ट्रॉय कर हम लोग प्रोडक्ट आमने सामने बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्वोटाज, सब्सिडीज लगती है, प्रोहिबिशंस टू इनहेबिटेट देयर एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पर भी उसको क्वोटा सब्सिडीज में भी बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओवर हियर। ठीक है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंसेप्ट था
दैट इज ऑपोजिट ऑफ द ट्रेड प्रोटेक्टिज्म और इकोनॉमिक आइसोलिज्म, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ऑपोजिट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। हम लोगों ने एक बार वीडियो के अंदर बात किया था सीपा के बारे में। सीपा स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ CECA एंड CEPA, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये दोनों कैटेगराइज करता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीपा कहते हैं, या तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तौर पर भी उसको हम लोग सामने लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। आगे अगर हम लोग बात करें कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो ट्रेड व्यापार के जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये दोनों G20 कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है। यूके इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द इंडिया। भारत के अंदर यूके ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर भारत और यूके जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर वो सामने आते हैं, जहाँ पर उसकी जो पार्टनरशिप है, जो हिस्ट्री भी शेयर करती है और अपने अपने कल्चर को, रिच कल्चर को भी शेयर करती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडियन डायस्पोरा इन द यूके विच एक्ट्स एज ए लिविंग ब्रिज, ठीक है। तो एक लिविंग ब्रिज के तौर पर वो सामने आता है, जहाँ पर डायनामिज्म एंड दोनों कंट्री की रिलेशनशिप को डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। आगे अगर मैं बात करूं कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है इंडिया एंड यूके को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करेंगे तो घर के अंदर पैसा आएगा, यानी कि हमारे देश के अंदर पैसा आएगा। देश के अंदर पैसा आएगा तो देश का खजाना बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड डील्स विद यूके कुड बूस्ट एक्सपोर्ट्स फॉर लार्ज जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर गुड्स है, फुटवियर है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, जिसके अंदर 56 मरीन यूनिट्स जो है इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन मिल चुका है उनको, ठीक है। और एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जिसको हम लोग MRA कहते हैं, जो फार्मा से रिलेटेड करता है, फार्मा इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ठीक है। ऑन फार्मा कुड प्रोवाइड एडिशनल मार्केट एक्सेस ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों के बीच में सर्विस ट्रेड की ऊपर जो क्लियरिटी है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। जहाँ पर हम सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोर लिबरल एंड फैसिलिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव सर्विस जो है हम लोग उसको गेन कर सकते हैं दोनों कंट्रीज, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात किया गया कि IT सेक्टर जो है या नर्सिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसके अंदर भी आयुष एंड ऑडियो विजुअल सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज किया गया है इन सारी सर्विसेज सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों को बेनिफिट करवा सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आर्टिकल जो है गाइस वो GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से रिलेट करता है, ये चीज याद रख लीजिएगा। सेक्शन 66A के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। हाँ, नो मोर इंडिक्टमेंट अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर 66A जो है वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट द कोर्ट सेड ओवर हियर। तो 66A जो है वो एक्चुअली क्या बात करता है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ भी यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर ऐसा कुछ चीजें लिखी, यहाँ पर ऑफेंसिव चीजें या तो मिनिमाइजिंग चीजें जो है पर्पसली यहाँ पर इनकन्वीनियंस के तौर पर अगर लिखी तो यहाँ पर आपको जो है पुलिस जो है जेल के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट आपको मिल सकती है अगर आपने कुछ मैसेज कंप्यूटर के थ्रू या एनी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू भेजा, तो यहाँ पर मोबाइल फोन जो है, टैबलेट जो है, यहाँ पर उसके अंदर से अगर आपने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर सेंड किया सोशल मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर आपको ऑफेंसेस के तौर पर पनिशमेंट मिल सकती है और यहाँ पर 3 साल की मैक्सिमम जेल भी हो सकती है। ये 66A
66A ये कहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। पर इसका चैलेंजेस ये भी है कि अगर ऐसी चीज़ें होगी तो यहाँ पर हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हमारा जो राइट है वो तो वायलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें अगर डिक्लेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो राइट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो वायलेट भी हो सकता है और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है गलत तरीके से यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसका गलत तरीके से सेक्शन 66A का फायदा भी उठा सकती है कि आपने अगर गवर्नमेंट के अपोजिट में बोला तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगा तो ये सेक्शन का यूज कर सकते हैं 66A का। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो द पब्लिक राइट टू नो इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। द प्रोविजन क्लियरली अफेक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको यहाँ पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है अगर सेक्शन 66A लगा तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। Terms like the annoying, inconvenient and grossly offensive used in the provision as vague as it is difficult for the law enforcement agency and the offender to know the ingredients of this particular offenses over here, ठीक है। तो उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर साइबर लॉ जो है ये प्रोवाइड किया जाए पावर टू अरेस्ट पर्सन फॉर पोस्टिंग allegedly offensive content online। तो यहाँ पर इस तरीके के कंटेंट के ऊपर थोड़ा बहुत फिल्टराइज किया जा सके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। सो 66A पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रोसली ऑफेंसिव और हैज menacing character, any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will presently by making use of such a communication device over here, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि 66A जो है सेक्शन जो है क्या बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर आज का थंबनेल देखा था जिसके अंदर कहा गया है कि हु ने वार्निंग किया है कि भाई भारत की जो है वो कफ सिरप जो है ना पिया जाए, ठीक है, बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि गाम्बिया के अंदर यहाँ पर 66 चिल्ड्रन की डेथ हुई है इसी कफ सिरप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। लेट अस शो वेयर इट इज ओवर हियर, ओके, इन द न्यूज़पेपर। सो आ जाइए पेज नंबर 14 के ऊपर 14th नंबर पेज के अंदर सबसे पहले आर्टिकल निकल कर आता है। आफ्टर इंस्पेक्शन गवर्नमेंट स्टॉप्स मेडेन फार्मा यूनिट फ्रॉम मेकिंग ड्रग्स ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द टेंटेटिव रिजल्ट्स फॉर द 23rd सैंपल ऑफ द मेडिसिन्स टेस्टेड इन द गाम्बिया हैड बीन फाउंड टू कंटेन डाइइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो जो कफ सिरप थी दोस्तों उसके अंदर इसकी जो मात्रा थी डाइइथिलीन ग्लाइकॉल की और इथिलीन ग्लाइकॉल की वो सबसे ज़्यादा पाई गई और उसकी वजह से यहाँ पर ये 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। इसलिए यहाँ पर हु ने वार्न किया है इंडिया को और इन्फॉर्म भी किया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर दी CDSCO, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड द हरियाणा स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर हैव ऑर्डर्ड दैट ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट मेडन फार्मास्यूटिकल्स इन द सनपैट बी स्टॉप्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डेफिशिएंसीज फाउंड फ्लोइंगली एंड इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनीज फैसिलिटीज सीनियर हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल हैज कंफर्म्ड ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअली है तो है क्या। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस इश्यू को अलर्ट करने की बात की गई है, जहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चर जो कप सिरप कंपनियां हैं, अबाउट 4 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कप सिरप कंपनियां जो है उसको यहां पर लिंकअप कर लिया गया है और उसके कप सिरप की वजह से किडनी के अंदर इंजरी हुई है चिल्ड्रन के अंदर और साथ ही साथ यहां पर 66 बच्चों की मृत्यु भी हुई है एक स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन नेशन के अंदर, जो कि एक छोटा सा जगह है गाम्बिया, ठीक है, नेशन ऑफ द गाम्बिया। तो यह चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ये अगर मेडिकल फील्ड के अंदर इस तरीके की चीज़ें होगी तो यहाँ पर
दूसरे कंट्री क्या, खुद के कंट्री के लोग भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, मेडिकल प्रोडक्ट खरीदे, तो उसका अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कर कर ही खरीदे और जेन्युइन कंपनी से ही सारी चीज़ें आप खरीदे। ठीक है, जो भी मार्केट के अंदर जेन्युइन कंपनी है उसी चीज़ से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या तो मेडिकल प्रोडक्ट जो है या मेडिकल सर्विस जो आप ले रहे हैं वो जेन्युइन अथॉरिटीज़ के हिसाब से हुई है या नहीं हुई, वो जांच कर कर ही आप सारी चीज़ें परचेज करें और ले उसको। ठीक है, ये दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सैंपल को एनालिसिस किया और उस प्रोडक्ट के अंदर पाया गया कि यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ द डाइथिलीन ग्लाइकोल है और इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कंटिमिनेंट्स मात्रा के अंदर पाया गया है। ठीक है, और उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फूड एंड ड्रग्स के अंदर वो ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा उसके अंदर डाल दिया गया तो वो एब्डोमिनल पेन आपको करेगा या वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, हेडेक होगा और कई जगह पर रीनल इंजरी भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस ने यहाँ पर बात किया और यहाँ पर कंपनी ने भी ये कहा है। ठीक है, द कंपनी सेड दिस वेर नॉट सोल्ड इन इंडिया। ठीक है, कि ये भारत के अंदर तो सोल्ड नहीं हुई है और आर ओनली फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द DGCI। तो यहाँ पर कंपनी ने भी यहाँ पर एक अप्रोच के तौर पर ये कहा है कि ये जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स थी ना वो DGCI ने अप्रूव की थी। तो अगर DGCI ने अप्रूव की थी तो यहाँ पर गाम्बिया के अंदर कैसे पहुंची? अगर DGCI ने अप्रूव किया है इन सारी चीज़ों को तो DGCI यहाँ पर फॉल्ट में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है जैसे ही आप कुछ भी चीज़ एनालाइज करते हैं तभी। ठीक है, कि कंपनी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर गाम्बिया गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ठीक है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और DGCI ने यहाँ पर अप्रूव किया, ऐसा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा है कि DGCI ने अप्रूव किया है, तो DGCI का क्या कहना है। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट को लेकर आप लोगों को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी होते हैं। 1940 के दौरान इसको पारित किया गया था। 1945 के अंदर इस रूल्स को इंट्रस्ट किया गया था regarding the various responsibilities in the central as well as the state regulators over here। ठीक है, कि जैसे अगर आपको ड्रग्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा इस एक्ट के तहत। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर इशूइंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन। अगर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनानी है, सिद्धा प्रोडक्ट्स या यूनानी मेडिसिन बनानी है तो आपको एक प्रॉपर लाइसेंस लगेगा और लाइसेंस के हिसाब से अगर मिलने के बाद ही आप सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर। इसे क्लियर? उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। साथ ही साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात की गई, जहां पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, फुल प्रूफ सेफ्टी होनी चाहिए मेडिसिन की और उसके हिसाब से लाइसेंस की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू दी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, तो ये बात पारित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड दी CDSCO। ठीक है, तो CDSCO जो है उसके स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया गया। यहाँ पर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को एंश्योर करने की बात की गई, उसके मेजरमेंट की बात की गई है इसके अंदर। और यहाँ पर कॉस्मेटिक, डायग्नोस्टिक एंड डिवाइसेस जो हमारे कंट्री के अंदर है उसके मेजर्स के बारे में भी बात किया गया था। ठीक है, मार्केट ऑथोराइजेशन ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एज अ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर रेगुलेशंस एंड रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात किया गया। ड्रग इंपोर्ट एंड लाइसेंस अप्रूवल के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है CDSCO के अंदर। ठीक है, और CDSCO जो है वो एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, ड्रग्स को रेगुलेट करता है, ड्रग्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है भारत के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को यहाँ सर्टिफिकेशन लेना होता है फ्रॉम दी CDSCO। ठीक है, अगर उसको ड्रग्स जो है आउटसाइड इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना है तो CDSCO का यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी लगेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बात की गई है। आगे बात करते हैं कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DCGI। ठीक है,
सो DCGI जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो CDSCO का, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सिबल में होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है ड्रग्स की, उसके लिए यहाँ पर इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, IV फ्लूइड्स हैं, वैक्सीन एंड सेरा इंडिया के अंदर है। DCGI जो है, ठीक है, यहाँ पर उसके जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है, सेल्स हैं, इंपोर्ट है, उसके बारे में भी यहाँ पर स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। भारत के अंदर अगर उसको ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी DCGI जो है उन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। आई होप ये आप लोग अच्छी तरीके से आर्टिकल को समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग काफ़ी हद तक आराम से जा रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों निकल कर आता है वो GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटीज, तो यहाँ पर स्लोथ बियर के बारे में बात की गई है। एंडेमिक इज द एंडेमिक टू द इंडियन सबकंटिनेंट विद स्मॉल पॉपुलेशन इन द नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इस स्लोथ बियर के बारे में बात कर लेते हैं। आप जिन एनिमल का यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं उसको कहा जाता है स्लोथ बियर, ठीक है, ये चीज समझ लेना है। अभी बात करते हैं कि रिसेंटली 2 sloth bear were rescued for forest officials from a village in the Jharkhand by the People for Animals group, ठीक है, जो एक Peoples for Animals ग्रुप जो है उसके थ्रू झारखंड के विलेज के अंदर स्लॉथ बियर जो 2 है उसको रेस्क्यू किया गया था। PFA पीपल्स फॉर एनिमल्स जो है वो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो मानेका गांधी ने इसको फाउंड किया था, ठीक है, ये चीज़ समझना है। और यहाँ पर PFA जो है मेडरीज के थ्रू इसको इन्फॉर्म किया। PFA वाज इन्फॉर्म्ड बाय द मेडरीज एंड मेडरीज इज अ नोमाडिक कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मेडरीज जो है उसने यहाँ पर इन्फॉर्म किया था। PF वाज इन्फॉर्म्ड बाय द मेडरीज, ये चीज़ समझना है। और मेडरीज जो है एक नोमाडिक कम्युनिटी है जो दैट अर्न्स अ लिविंग बाय परफॉर्मिंग स्ट्रीट एक्ट्स विद द एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है वो क्या करती है, ये जो स्ट्रीट एनिमल्स जो है एनिमल्स जो है उसके थ्रू यहाँ पर ये स्ट्रीट एक्ट दिखाती है। तो उन्होंने यहाँ पर PFA को इन्फॉर्म किया था स्लूथ बियर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं स्लूथ बियर्स है तो है क्या एक्चुअली। तो स्लूथ बियर जो है श्रीलंका के अंदर यहाँ पर मिलते हैं, इंडिया के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर मिलते हैं, जो लो लैंड एरियाज है वहाँ पर। उसके बाद ये टर्मिट्स और एंट्स को खाते हैं, ये चीज़ समझनी है। और यहाँ पर कब्स ऑन देयर बैक्स, ठीक है, यहाँ पर रूटीनली उसके जो भी स्लोथ बियर के बच्चे रहते हैं वो उसकी पीठ के पीछे ही रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसका एक अल्टरनेटिव नाम है जिसका नाम है हनी बियर, ठीक है। एंड स्लोथ बियर्स डू नॉट हाइबरनेट, ठीक है, हाइबरनेट नहीं होते, ये चीज़ समझना है। उसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है मेलुरुसुस, ठीक है। और यहाँ पर उसके हैबिटेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये जो स्लोथ बियर है वो बियर की 8 स्पीसीज को कंप्राइज कर यहाँ पर एक पीसीज सामने आता है जिसको हम लोग स्लोथ बियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इट इज द फॉरेस्ट ड्वेलिंग मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ द अर्साडाई दैट इनहेबिटेड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द श्रीलंका ओवर हियर, ठीक है। ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर वैल्यूएबल कैटेगरी के अंदर है। और उसका अगर एक्ट के बारे में बात करूँ तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। पर ये जो स्लथ बियर है उसके भी थ्रेट्स हैं जैसे कि हैबिटेट लॉस, पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स and sometimes captured for use in the performance or hunted because of their aggressive behavior and destruction of the crops, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर की जो फार्म है उसके अंदर अगर वो घुस गया स्लथ बियर तो वहाँ पर उसको भगाया जाता है। अगर वो मानता नहीं है तो उसको मार दिया जाता है। उसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से भी यहाँ पर कई लोग उसको मार देते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस के दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर यहाँ पर स्मगलिंग होती है और के लिए भी यहाँ पर उसकी स्मगलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये उसके थ्रेट्स हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर ये आर्टिकल सामने आता है, ठीक है। सो पुतिन सेज रशिया कैन प्रोवाइड गैस वाया नॉर्ड स्ट्रीम 2 ओवर हियर, ठीक है। सो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है
उन्होंने वेनेसडे को यहाँ पर कहा था दैट रशियन गैस कुड स्टिल बी सप्लाइड टू यूरोप थ्रू वन रिमेनिंग इंटैक्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, बट द बॉल वाज नाउ इन द यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑन वेदर इट वांटेड दैट टू हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, मैप के साथ समझते हैं। तो ये है भाई साहब रशिया, ये है जर्मनी। ठीक है, और यहाँ से रशिया से यहाँ पर आप देख सकते हैं वयोबॉर्ग से लेकर यहाँ पर ग्रिसफेल्ड जो है यहाँ तक जर्मनी के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इस मैप के अंदर जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, और जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में एक्चुअली ये है कि यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर ये बॉर्नहोल्म जो रीजन है, ठीक है, बॉर्नहोल्म जो रीजन है वहां पर ये पाइपलाइन के अंदर लीक हुआ था। यहाँ पर इस रीजन के अंदर भी और थोड़ा बहुत इस रीजन के अंदर भी पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर लीकेज हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, इसकी वजह से ये काफी हद तक न्यूज में है। ठीक है, और ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर एक्चुअली जाता क्या है, नेचुरल गैस जाती है, जो रशिया जो है नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती है, और इस नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 के माध्यम से इसको यहाँ पर जर्मनी के अंदर पहुंचाया जाता है, और जर्मनी से ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जाती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर जब भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था दोस्तों, तभी रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। ठीक है, यहाँ पर रशिया ने जब भी यूक्रेन के साथ वॉर किया था, या ऐसा कह सकते हैं कि रशिया का यूक्रेन के साथ जब भी वॉर हुआ था, तभी यहाँ पर जब भी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, वैसे ही यूरोपियन यूनियंस ने भी बहुत सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए थे। इसकी वजह से यहाँ पर रशिया ने जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जो सप्लाई थी नेचुरल गैस की वो रोक दिया था। ठीक है, और जैसे ही नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दिया था तो इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा था यूरोपियन यूनियंस को। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ये बात सही है कि रशिया की सप्लाई रुक गई, यूरोपियन यूनियन की सप्लाई रुक गई थी। ये बात भी सही है कि रशिया को यहाँ पर चीजें अगर बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत खराब हुई थी, पर जिसकी नीड थी वो यूरोपियन यूनियंस की नीड थी। ठीक है, नेचुरल गैस की। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि रिसेंटली लीक्स वेर फाउंड इन द पाइपलाइंस कंप्राइजिंग द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस 1 and 2 over here located near the Denmark and Sweden. The leaks happened just before the ceremonial launch of the Baltic pipe carrying gas from the Norway to Poland, which is an effort by Poland to decrease its dependence on Russia for energy. ठीक है, तो जब भी यहाँ पर लीक तभी हैपन हुआ जब भी यहाँ पर सेरेमोनियल लॉन्च होने वाला था। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि एक्चुअली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस है तो है क्या। ये 2 लाइंस जो है विच हैव 2 लाइंस ईच ओवर हियर। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है वो 1224 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन जो है, जो वाया बर्ग नॉर्थ वेस्ट रशिया जो कि उसके अंदर वयाबर्ग है उस रीजन से चालू होकर जर्मनी के नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी के अंदर लुब्मिन जो है वहां पर जाती है। ठीक है, वाया बाल्टिक सी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सी है दैट इज कॉल्ड द बाल्टिक सी। ठीक है, कौन सा, ये जो सी है दैट इज कॉल्ड द बाल्टिक सी। इज इट क्लियर? यहां पर भी आप देख सकते हैं तो वयाबॉर्ग से लेकर लुम्बिन। ठीक है, लुब्मिन। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो स्टार्ट होती है यहां पर देखिए लेनिनग्राड जो कि लेनिनग्राड के अंदर ओस्ट लुगा करके जगह है, वहां से वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 स्टार्ट होती है और वो जाती है लुब्मिन के पास कंप्लीट होती है। और ये जो कंप्लीट हुई है वो 2021 के सितंबर महीने के अंदर ये कंप्लीट हुई है, जिसकी कैपेसिटी है 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को हर साल सप्लाई करने की उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है। ठीक है, ये चीज समझनी है। ये ट्विन पाइपलाइंस जो है ये टुगेदर ट्रांसपोर्ट कर सकती है कंबाइंड टोटली 110 बिलियन क्यूबिक मीटर को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि गैस, नेचुरल गैस को यहां पर से रशिया से लेकर जर्मनी तक 50 साल तक एटलीस्ट पहुंचा सकती है। उसकी ये ट्विन पाइपलाइन की कैपेसिटी है। ठीक है, ये चीज समझनी है। साथ ही साथ नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी क्रॉस करती है। जैसे कि
ये बहुत सारे कंट्री है उसको इंक्लूड करती है, जैसे कि रशिया तो है ही, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और टेरिटोरियल वाटर्स जैसे कि रशिया, डेनमार्क और जर्मनी के टेरिटोरियल वाटर्स को भी ये शेयर करती है। तो उस रीजन को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन कहा जाता है जहां से व्यापार वाणिज्य चलता रहता है, ठीक है। सो जर्मनी की अगर मैं बात करूं, सो जर्मनी के अंदर भी ये पाइपलाइन जो कनेक्ट किया गया था वो ओपेल बाल्टिक सी पाइपलाइन एंड नेल नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन ने यहां पर इसको कनेक्ट किया था रिगार्डिंग यूरोपियन ग्रिड, ठीक है। ये चीज समझनी है और यहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा एक्चुअली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस है तो है क्या, ठीक है। अभी बात करते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के अंदर नेचुरल गैस की सप्लाई अगर रशिया ने रोक दिया तो यहाँ पर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। सो रशिया हैड ऑलरेडी डिक्रीज द सप्लाई ऑफ गैस टू यूरोप, यहाँ पर उसने सप्लाई पहले ही रोक दिया है और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है। और क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने यार सैंक्शंस लगाए थे ना जब भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमेशा ये चीज़ याद रखना है, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, इन द इंटरनेशनल रिलेशन। इज इट क्लियर? ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सो फ्लोज वाया नॉर्थ स्ट्रीम 1 वेर रिड्यूस 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी इन जुलाई 2022। 20% जो है सप्लाई कम कर दिया गया था रशिया ने जुलाई 2022 के अंदर। अभी मैं अगस्त 2022 के बारे में बात करूं, सो रशिया फर्दर प्लेस्ड द सप्लाई एंड स्टॉप्ड नॉर्थ स्ट्रीम 1 कंप्लीटली। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 को तो उन्होंने बंद ही कर दिया है, ठीक है, अगस्त 2022 तक, क्यों ऐसा कहकर कि मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है। और यहां पर गैसप्रोम जो है had reasoned that an oil leak in the turbine on the Nord Stream 1 pipeline was behind the closure। ऐसा कहकर यहाँ पर मेंटेनेंस का नाम देकर उन्होंने बंद कर दिया है। Nord Stream 2 जो है यहाँ पर completely इसके ऊपर डिस्पैच चल रहा है and could not become the operational after the Germany pulled out of the project after Russia invaded Ukraine, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रशिया यूक्रेन का भी बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो स्ट्रीम है, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये वो सपोज टू डबल रशियाज एनर्जी एक्सपोर्ट, ठीक है। रशिया की एनर्जी एक्सपोर्ट जो है यूरोप तक जा रही है 110 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो उसको भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती है, ये चीज समझनी है। साथ ही इकोनॉमिकली अफेक्ट होगा ही होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। शॉर्ट सप्लाई की अगर मैं बात करूं गैस पाइपलाइन के बारे में, तो यहां पर सडन हाइक इन एनर्जी प्राइस इन इज यूरोप, ठीक है। देखिए इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई। यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीम की सप्लाई यहाँ पर कम कर दी किन्होंने? रशिया ने, ठीक है। रशिया ने यहाँ पर डिमांड सप्लाई कम कर दी, तो डिमांड तो ज़्यादा है ही, तो सप्लाई के पहले भी डिमांड तो थी, पर सप्लाई कम करने के बाद और सप्लाई बंद करने के बाद ये डिमांड और बढ़ी। तो डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस का क्या हो सकता है? प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। तो एनर्जी प्राइस इंक्रीजेज इन द यूरोप, ये चीज याद रखना। सो दैट इज अ सडन हाइक, ओके। विद द शटिंग डाउन ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, यूरोप फेसेस अ टफ टाइम अहेड विद विंटर अप्रोचिंग। यहाँ पर विंटर है, यूरोप का जो जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखोगे तो वहां पर विंटर सीजन होती है। विंटर मतलब ठंडा प्रदेश माना जा सकता है ना, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो यहाँ पर उसको नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट तो लगती ही है, इसकी वजह से वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, पर सप्लाई ना होने की वजह से सडन एनर्जी प्राइसेस के अंदर यूरोप के अंदर हाइक हुआ है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। आई होप ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यूरोप और रशिया के नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में अगर मैं बात करूं और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर समझ लीजिए कि यूरोप जो है उसको 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट लगती है अगर हर साल, ठीक है। 40% जो है वो रशिया से ही खरीदता है नेचुरल गैस, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर विंटर सीजन है, जैसे हम लोगों ने कहा जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि यूरोप जो है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर यूरोपियन बिजनेस हैव लार्ज इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ स्ट्रीम 2, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 लगने की वजह से यहाँ पर यूरोपियन बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सबसे ज़्यादा प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया का 40% बजट जो है इसी सेल गैस और ऑयल के एक्सपोर्ट से होता है, ठीक है। अगर वो गैस और ऑयल को बेचते हैं तो 40% तो उसका बजट वहीं से निकल कर आता है, ठीक है।
So that is the largest natural gas reserves in this world, we can say that over here. ठीक है, so Nord Stream 2 is an important because it eliminates that risk related to the sending gas through the transit countries. ठीक है, transit countries के अंदर भी यहाँ पर ये important role play करता है. यहाँ पर यूरोपियन कस्टमर जो है जर्मन के कस्टमर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है इस Nord Stream 2 के साथ. ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है. सो यूरोप जो है काफी हद तक डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर नावेडेज. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलायबल कस्टमर ओवर हियर. ओके, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि उसकी डिपेंडेंसी जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है यूरोप की रशिया के ऊपर. ठीक है, आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं. ठीक है, सो गाइज आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन. दैट्स इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एफकेट, एनडीए, इंडियन नेवी, आईएनईटी, यूपीएससी, सीएससी एंड एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, टेरिटोरियल आर्मी, एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक द आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड आरबीआई ग्रेड बी. सो डोंट वरी, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can follow, and you can also follow me in Instagram, YouTube and in the Facebook over here. And guys, online platform is available over here. Is it clear? So I hope you all are enjoy this session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel which is called the Yes Sampat Educator. Okay, you can find it in the YouTube. Please subscribe this channel for the future and further notification. And if you are really like this session, if you are really enjoy this session, so please like this session and share with your friends, family members and the colleagues with self. Okay, so thank you once again. पढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.